जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है पेज नंबर जो है ना 96 से कितना है 100 तक। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका इस क्लास को देखने के बाद अब जो है ना आपका करंट अफेयर्स का होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो विश्व का पहला जो है ना एशियाई राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। क्या है टॉपिक, तो कह रहा है कि विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यानपूर्वक जो है ना पूरी क्लास को देखिएगा, आपका अच्छे तरीके से ना आपका करंट अफेयर्स जो होमवर्क सर के द्वारा दिया गया ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का जो है ना उद्घाटन किया। क्या किया, तो कह रहा है सितंबर 2024 में जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, यूपी में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ना महाराजगंज जिले के कैपियरगंज रेंज में की गई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है दूसरा पॉइंट, यह एशियाई राजगिद्ध मतलब लाल सिर वाले गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है यह केंद्र का उद्देश्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, और इस केंद्र का नाम जो है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एशियाई राजगिद्ध के बारे में कह रहा है क्या है, तो कह रहा है एशियाई राजगिद्ध के पहले पूरे भारत में जो है ना पाए जाते थे। मतलब एशियाई जो राजगिद्ध है पहले पूरे भारत में क्या होता था, मतलब पाया जाता था। और डाइक्लोफेनॉक जो है ना दवा के कारण इन पक्षियों की संख्या में भारी क्या हो गई, गिरावट आई। ठीक है, आगे कह रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में क्या है, तो सूचीबद्ध है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इन्हें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हंसदेव अरण्य वन। हंसदेव अरण्य वन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य वन में कोयले के खनन के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ठीक है, और इस संदर्भ में वन अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच झड़प की गई, जो घटनाएं क्या हुआ तो सामने आई है। आगे कह रहा है विदित हो कि वर्ष 2021 के केंद्रीय कोयला मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार इस क्षेत्र में 40 कोल ब्लॉक रिजर्व के अंदर 31 और आसपास में के जो है ना 9 के आवंटन को रद्द कर दिया था। ठीक है, वर्तमान विवाद इस अधिसूचना को दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा जो है ना खनन गतिविधि को मंजूरी प्रदान किए जाने की क्या है, जाने से न उपजा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि 2021 की केंद्रीय कोयला मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार इस क्षेत्र में जो है ना 40 कोल ब्लॉक मतलब रिजर्व के अंदर 31 और आसपास के कितने हैं तो 9 के आवंटन को रद्द कर दिया गया था। वर्तमान विवाद इस अधिसूचना के दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा खनन गतिविधियों को जो है ना मंजूरी प्रदान किए जाने से क्या है, उपजा है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हंसदेव अरण्य वन के बारे में कह रहा है क्या है, तो कह रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन मतलब ICFRE के अनुसार हंसदेव अरण्य वन मध्य भारत का सबसे बड़ा क्या है, अखंडित वन है, जो लगभग जो है ना 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है तो फैला हुआ है। आगे कह रहा है कि भारतीय वन जीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समुदायों की वार्षिक आय लगभग जो है ना 60 से 70% हिस्सा वन आधारित संसाधनों से आता है, और हंसदेव अरण्य जंगल में गोंड, उराव और अन्य जनजातियों के 10,000 लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इस वन को जो है ना छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जो है ना जानते हैं। ठीक है, और जिसमें जैव विविधता की प्रचुर भंडार है, जिसमें प्राचीन साल मतलब सोरिया, रोबोस्टा और सागौन के जंगल क्या है तो शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए कह रहा है कि वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र एटलस। वैश्विक परिस्थिति तंत्र क्या है, एटलस। कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2024 को जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल जो है ना डाइवर्सिटी मतलब CBD के 16वें सम्मेलन COP16 में जो है ना वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र एटलस लॉन्च किया गया। ठीक है, और यह वैश्विक परिस्थितिकी प्रणालियों के मानचित्रण एवं निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का क्या है पहला उपकरण है। आगे कह रहा है कि वैश्विक परिस्थिति तंत्र एटलस के बारे में कह रहा है क्या है, तो कह रहा है विकासकर्ता कौन है, तो ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब GEO है,
वो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के एटलस के बारे में करा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो करा है पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणालियों को समझने और उनकी सुरक्षा के लिए हमारे तरीके से जो है ना, सुरक्षा के हमारे तरीके में क्या करना, बदलाव लाना है। ठीक है, आगे देखिए इसका महत्व क्या है। तो महत्व जो है ना, ये विभिन्न परिस्थितियों तंत्र के स्वास्थ्य और जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या करना, प्रदान करता है। ठीक है, आगे करा डाटा संबंधी चुनौतियों का समाधान क्या है। तो यह अपर्याप्त डाटा, अव्यवस्थित सूचना, विभिन्न समूहों के बीच प्रयासों के समन्वय में कठिनाई जैसी चुनौतियों क्या करना, समाधान करता है। ठीक है, आगे देखिए करा उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या है। मतलब ये टॉपिक है ना, कह रहा है उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कह रहा है कि पुर्तगाल के अजोरिस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित जो है ना समुद्री क्षेत्र का क्या किया, मंजूरी दे दी है। ठीक है, निर्माण का क्या की, मतलब मंजूरी दे दी। आगे कह रहा है इसका जो उद्देश्य है ना, वैश्विक समझौते के तहत वर्ष 2030 तक पृथ्वी की जो है ना 30% भूमि और समुद्र की संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को क्या करना, प्राप्त करना है। आगे कह रहा है यह गहरे समुद्र के प्रवाल, जलतापीय छिद्र और समुद्री प्रजातियों सहित पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं और कमजोर समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण को क्या करना, सुनिश्चित करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि विदित हो कि ओजेरेस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 9 द्वीपों क्या है, एक समूह है। ये ज्वालामुखी द्वीप है जो ओजेरेस पठार से क्या हुए, उत्पन्न हुए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के बारे में कह रहा है कि सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में नीले आसमान के लिए जो है ना स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर जो है ना स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो है ना प्रदान किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ याद रखिएगा ना कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में कह रहा है कि सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये कौन मंत्री हैं, तो भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है। ठीक है, ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर जो है ना वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। आगे देखिए कह रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान NCAP के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों शहरों को जो है ना प्रदान किया गया विजेता शहर है। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट कर रहा है श्रेणी 1 मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या में जो है ना कौन सा शहर है, सूरत, जबलपुर और क्या है, आगरा है। और श्रेणी 2 में क्या है, तो जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच कौन कौन शहर है, तो फिरोजाबाद, अमरावती और क्या है, झांसी है। और श्रेणी 3 में जो है ना 3 लाख जनसंख्या से कम कौन है, तो रायबरेली, नलगोंडा और क्या है, नालागढ़ है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है, देखिए नोट में दिया हुआ है, कह रहा है नोट में है, कह रहा है कि हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को जागरूकता बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है ना मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2019 में जो है ना इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार ये क्या है, तो कह रहा है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरों में शहर कार्य योजना और वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन के आधार पर जो है ना शहरों को रैंक करने की जो है ना एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, तो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024। इससे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका बिहार दरोगा में देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछे, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना BPSC और बिहार दरोगा ये सभी एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि जुलाई 2024 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जो है ना जारी की गई। ठीक है, और रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो वन क्षेत्र में वृद्धि। तो कह रहा है कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष जो है ना देश कौन सा है, मतलब पहला तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जो है ना शीर्ष 3 देश कौन सा है। याद रखिएगा ना कि पहला में क्या है, चीन 19.37 लाख हेक्टेयर है, और दूसरा में क्या है, ऑस्ट्रेलिया कितना है, 4.46 लाख हेक्टेयर है,
और तीसरा में बोलेगा तो कौन सा देश? अपना भारत है। 2.66 लाख मतलब 2.66 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले अन्य शीर्ष देश क्रमशः चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और क्या है? रोमानिया है। ठीक है, आगे कह रहा है रिपोर्ट में भारत की नई राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से बंजर भूमि को बहाल करने और कृषि वानिकी का विस्तार करने के प्रयासों की प्रशंसा भी की गई है। ठीक है, आगे कह रहा है निवर्णीकरण में उल्लेखनीय गिरावट। निवर्णीकरण में जो है उल्लेखनीय गिरावट के बारे में कह रहा है कि पहला पॉइंट है, इस वर्ष की रिपोर्ट में देशों द्वारा वनों की कटाई में उल्लेखनीय जो है कमी पर क्या है? प्रकाश डाला गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडोनेशिया में 2021 से 22 तक वनों की कटाई में क्या है? 8.4% की क्या हुई? कमी हुई है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्राज़ील के अमेजन में 2023 में वनों की कटाई में जो है 50% तक क्या हुई? कमी हुई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 और 2000 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में जो है 23% की क्या है? तो कमी आई है। आगे कह रहा है जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण चरम मौसम की घटनाएं मैंग्रोव के लिए खतरा पैदा करती है और स्थानीय समुदायों को आपदाओं को प्रति जो है यहाँ पे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण जो है चरम मौसम की घटनाएं और मैंग्रोव के लिए खतरा पैदा करती है और स्थानीय समुदायों को आपदाओं के प्रति संवेदनशील जो है क्या करती है? तो बनाती है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हरियाणा हरित घोषणा पत्र क्या है? 2024। तो कह रहा हाल ही में हरियाणा में पर्यावरणविदों ने पारिस्थितिकी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हरित घोषणा पत्र 2024 जो है जारी किया है। ठीक है, आगे देखिए इसका परिचय दिया हुआ है। परिचय क्या है? तो कह रहा है कि अपनी तरह की पहल में हरियाणा के पर्यावरणविदों ने व पारिस्थितिकीविदों ने कई जो है नागरिक समाज के सदस्यों के साथ मिलकर एक हरित घोषणा पत्र जो है बनाया है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि शामिल मुद्दे क्या है? तो इसमें वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, घटते भूजल स्तर और अरावली की सुरक्षा की आवश्यकता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है? तो उठाए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस घोषणा पत्र के द्वारा पर्यावरणविदों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में अपनी जो है मांगों को शामिल करने का क्या किया? अनुरोध किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है 19 मार्च 2024 को स्विफ्ट संगठन मतलब IQAir ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में जो है 83 शहर किसका है? अपना भारत के। ठीक है, आगे कह रहा है कि वार्षिक जो है PM 2.5 सांता के आधार पर भारत सबसे प्रदूषित देशों में क्या है? तो तीसरे स्थान पर। याद रखिएगा कि सांता के आधार पर भारत सबसे प्रदूषित देशों में क्या है? तो तीसरे स्थान पे है, जबकि बांग्लादेश जो है 79.9 EFG प्रति MQ। ठीक है, कि सांता के साथ पहले स्थान पर और पाकिस्तान दूसरे स्थान पे। ठीक है, के साथ दूसरे स्थान पे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2023 में भारत की औसत PM 2.5 सांता से जो है 54.4 जो है रही है। ठीक है, EFG प्रति क्या है? MQ रही है और वर्ष 2022 में जो है 53.3 थी। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि भारत के बिहार में स्थित बेगूसराय वैश्विक स्तर पर क्या है? सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जो है सामने आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो है मतलब बिहार में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। तो कौन सा है? तो बेगूसराय। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बेगूसराय। आगे कह रहा है दिल्ली वर्ष 2018 में लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है और वर्ष 2023 में दिल्ली की औसत जो है 2.7 सांता और 2.1 रही है। ठीक है, जबकि वर्ष 2022 में औसत जो है 2.5 सांता से जो 92.6 थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 134 देश शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कितने देश शामिल है? 134 देश शामिल है, जबकि वर्ष 2022 में जो है 131 देश शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है? तो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कह रहा है कि वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो कह रहा है 19 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO
ने अपनी वार्षिक जो है ना वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी की है। और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 अभी तक का सबसे क्या रहा, तो गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान दिवस से पहले जारी किया गया, जिसे प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु प्रणाली के अनेक संकेतकों के कई रिकॉर्ड टूटे। जैसे पहला क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस GNG, मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो स्तर है ना, कह रहा है कि GNG की वातावरण जो है ना, ग्रीन हाउस गैस की वातावरण में अभूतपूर्व वृद्धि की तेजी से गर्म होने का मुख्य कारण रहा। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो है ना ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, अधिक योगदान करती है। ठीक है, आयकर सतह का तापमान क्या है, तो कह रहा है वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर सतह की तापमान वर्ष 1800 जो है ना 50 से 1900 के औसत जो है ना 1.45 से जो है ना 0 पॉइंट क्या है, मतलब 12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, और वातावरण में कह रहा है कि वातावरण में जो है ना मतलब ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में क्या है, वृद्धि वैश्विक तापमान को बढ़ाने का प्राथमिक कारण है। और किंतु वर्ष 2023 में अल नीनो के आगमन ने भी तापमान वृद्धि में क्या योगदान दिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि महासागरीय तापमान के बारे में कह रहा है कि महासागरों ने वर्ष 1971 के बाद मतलब ग्रीन हाउस गैस द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त जो है ना वार्मिंग का लगभग 90% जो है ना अवशोषित किया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में महासागर उष्मीय तत्वों ओशियन हीट कंटेंट मतलब OHC की वृद्धि में 65 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है, आगे कह रहा है समुद्र के स्तर में वृद्धि, कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि कारण वर्ष 2023 में पृथ्वी पर स्थित वैश्विक महासागरों का दैनिक समुद्री हीट वेव, ठीक है, 32% देखा गया, जो वर्ष 2016 में रिकॉर्ड किए गए 23 जो है ना % मेगाहर्ट क्या है, W से ऊपर है, मतलब मेगाहर्ट मतलब वाट बोल सकते हैं, से ऊपर है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के क्षेत्रफल में कमी, अंटार्कटिक समुद्र बर्फ के क्षेत्रफल में कमी के बारे में कह रहा है कि फरवरी 2023 में अंटार्कटिक समुद्र बर्फ के क्षेत्रफल में 1.79 मिलियन किलोमीटर जो है ना मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक की गिरावट दर्ज की गई है। और जो है ना यह वर्ष क्या है 1979 के बाद में क्या है, सर्वाधिक है। आगे कह रहा है ग्लेशियर का पिघलना, ये क्या है, तो कह रहा है हाइड्रोलॉजिकल वर्ष 2022-23 में ग्लेशियरों पर बर्फ में बहुत जो है ना गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ग्लेशियर विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। और WMO की इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों का वार्षिक द्रव्यमान संतुलन मतलब एनुअल मास बैलेंस वर्ष 2022-23 में नए न्यूनतम स्तर मतलब 1.5 मीटर पानी के समकक्ष जो है ना तक कम हो गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में कह रहा है कि WMO मतलब मौसम विज्ञान प्रसूत राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसका गठन जो है ना 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 कह रहा है 29 फरवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 जो है ना जारी की गई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, और यह सर्वेक्षण भारत के 20 राज्यों में जो है ना किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के मध्य जो है ना 8% की क्या हुई, तो वृद्धि हुई। आगे कह रहा है कि भारत में तेंदुओं की संख्या जो है ना 2018 से जो है ना कितना हो गया, तो 12,852 से बढ़ के जो है 2022 में जो है 13,874 हो गई। तो भारत में जो है ना तेंदुओं की संख्या 2008 में कितना था, 12,852 से बढ़कर 2022 में कितना हो गया, 13,874 हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश 3907 में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या क्या है, दर्ज की गई है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है इसमें भारत के लगभग 70% बाघ अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र पर क्या है, ध्यान केंद्रित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से 22 तक के दौरान जो है 1.08% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, आगे कह रहा है 1000 से अधिक तेंदुओं की संख्या वाले राज्य कौन कौन है। पहला क्या है, मध्य प्रदेश कितना है, 3907। दूसरा क्या है, तो महाराष्ट्र 1985। और तीसरा कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक 1879। और चौथा राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा ना कि 1000 से अधिक जो है ना 4 स्टेट वाले राज्य कौन कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और क्या है, तमिलनाडु। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण
तो कह रहा है कि भारतीय वन जीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30 जनवरी 2024 को जो है ना जारी किया। ठीक है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल जो है ना 718 हिम तेंदुए हैं और विगत वर्षों में हिम तेंदुओं की संख्या में क्या हुई, तो वृद्धि हुई है। आगे कह रहा है कि देश में हिम तेंदुओं की संख्या जो है ना लद्दाख में 477, उत्तराखंड में जो है 124, हिमाचल प्रदेश में कितना 51, अरुणाचल प्रदेश में कितना 36 और सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में कितना है, तो 9 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देश में जो है ना हिम तेंदुओं की संख्या अगर सबसे ज़्यादा बोलेगा तो लद्दाख में कितना है 477, उत्तराखंड में बोलेगा तो 124, हिमाचल प्रदेश में बोलेगा तो 51, अरुणाचल प्रदेश में बोलेगा तो 36, सिक्किम में बोलेगा तो 21 और जम्मू कश्मीर में बोलेगा तो कितने हैं, तो 9 है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह सर्वेक्षण सभी हिम तेंदुए वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों नेचर कंजर्वेशन जो है ना फाउंडेशन जो है ना मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से किया गया है। आगे कह रहा है यह वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक 2 चरणों में किया गया। वर्तमान में भारतीय हिम तेंदुओं की संख्या वैश्विक आबादी का जो है ना 10 से 15% है। आगे कह रहा है हिम तेंदुआ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्नो लियोपर्ड का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो पैंथेरा अनीसिया है। इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स मतलब अर्थात पहाड़ों का भूत कहा जाता है। तो पहाड़ों का भूत किसे कहते हैं, तो हिम तेंदुआ को जो है ना पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ठीक है। और यह कह रहा है यह एशिया के मध्य और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ना क्या होते हैं, पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या है इत्यादि। आगे कह रहा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, इसे हेम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी के रूप में जो है ना जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है ना जिसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी के रूप में जानते हैं, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लद्दाख में। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है जुलाई 2024 में केरल सरकार द्वारा जारी केरल में हाथी आबादी अनुमान 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के बीच हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय क्या हुई, वृद्धि हुई। विदित होगी केरल में इस अवधि में जो है 845 हाथियों की जो है ना मौत दर्ज की गई। ठीक है। आगे कर यह केरल में हाथियों की आबादी का वार्षिक सर्वेक्षण है जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में समन्वित अंतर्राज्यीय सर्वेक्षण का क्या है, हिस्सा है। और इसका उद्देश्य राज्य की सीमाओं को पार बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या क्या करना, समाधान करना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में केरल राज्य में हाथियों की आबादी 1793 होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग जो है ना 7% क्या है, तो कम है। आगे कह रहा है विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन, ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन क्या है, तो हाल ही में विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन WAZA ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए जो है निलंबित कर दी है। ठीक है। आगे कह रहा है दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता निलंबित किए जाने का अर्थ है कि वह जो है WAZA द्वारा आयोजित सम्मेलनों या गतिविधियों में क्या है, भाग नहीं ले सकता है। आगे कह रहा है यह सदस्यता अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण से संबंधित चिंताओं के कारण निलंबित की गई है। और अफ्रीकी हाथी संकर को वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उपहार में दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन WAZA के बारे में। करा यह एक जो है ना गैर सरकारी संगठन है, कौन, वाजा। यह वैश्विक स्तर पर चिड़ियाघरों के लिए क्या है, मानक तय करता है। वर्ष 1935 में स्थापित वाजा का लक्ष्य दुनिया भर के चिड़ियाघरों, एक्वेरियम और समान विचारधारा वाले संगठनों को पशु देखभाल एवं कल्याण, पर्यावरण, शिक्षा व वैश्विक संरक्षण में मार्गदर्शन, प्रोत्साहन व क्या करना, समर्थन देना। किसका काम है, तो वाजा का। ठीक है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सौर तूफान का पृथ्वी पर प्रभाव। सौर तूफान का पृथ्वी पर प्रभाव क्या है, तो कह रहा है कि नासा के वैज्ञानिक ने आने वाले दिनों में एक बड़े सौर तूफान के बारे में क्या है, चेतावनी जारी की है। तो क्या है सौर तूफान, तो कह रहा है नासा के अनुसार सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सौर सामग्री का अचानक विस्फोट है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है और पृथ्वी की ओर निर्देशित होने वाले सौर तूफान को भूचुंबकीय तूफान के रूप में जो है ना जाना जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में एक शक्तिशाली सौर तूफान ने पृथ्वी को क्या किया, प्रभावित किया।
आगे कह रहा है कि सौर तूफान का प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि सौर तूफान जो है ना इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्रभावित करने के साथ ही उपग्रहों के क्रियाकलापों को क्या कर रहा है, बाधित कर सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है यह रेडियो ब्लैकआउट, बिजली की कटौती और ऑरोरा जैसे प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सौर तूफान में पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वातावरण सौर तूफान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि सौर तूफान के परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में एक ऑरोरा दिखाई पड़ सकता है। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है लिटिल पेस्पा झील। लिटिल पेस्पा झील क्या है, तो कह रहा है अल्बानिया एवं ग्रीक की सीमा पर स्थित स्वच्छ पानी की झील। स्मॉल पेस्पा झील, स्मॉल पेस्पा लेक पानी की कमी के चलते दलदली झील में परिवर्तित हो रही है। अल्बानिया में इसका अधिकरण हिस्सा या तो दलदल में तब्दील हो गया या सूख गया है। ठीक है। आगे कह रहा है इसका अधिकांश हिस्सा ग्रीक में स्थित है और इसका दक्षिणी सिरा अल्बानिया में स्थित है, और यह एक लंबी एवं संकरी झील क्या है, तो झील है, और इसकी औसत गहराई बोलेगा तो 4 मीटर है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इसे उत्तर में स्थित ग्रेट पेस्पा झील तंत्र का हिस्सा माना जाता है, जो अल्बानिया, ग्रीस एवं मैसेडोनिया गणराज्य में क्या है, तो स्थित है। ठीक है। आगे कह रहा है यह यूरोप की सबसे पुरानी टेक्टोनिक या विवर्तनिक झीलों में से एक है और बाल्कन प्रायद्वीप की सर्वोच्च विवर्तनिक झील भी है। ठीक है। नेक्स्ट है मेस्टोडॉन। मेस्टोडॉन क्या है, मेस्टोडॉन क्या है, तो कह रहा है हाल ही में शोधकर्ताओं ने पेरू की एंडीज पर्वतमाला में हिमयुग के मेस्टोडॉन के अवशेष की खोज की है। ठीक है। और मेस्टोडॉन के बारे में कह रहा है कि मेस्टोडॉन विशाल दांतों वाला हाथी नुमा एक स्तनधारी जीव था, जो लगभग जो है ना 1100 वर्ष क्या है पूर्व विलुप्त हो गया। और आगे कह रहा है यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं मध्य अमेरिका में निवास करता है, और यह हाथी एवं प्राचीन मैमथ जैसे दिखते थे, किंतु इनके रहन सहन में क्या अत्यधिक अंतर था। और हाथी एवं मैमथ के दांत चपटे होते हैं, जिनसे वह घास फूस पीसते हैं, और मेस्टोडॉन के दांतों में एक उभरा हिस्सा होता है, जिससे वे पत्तियां एवं टहनियाँ अधिक आसानी से जो है ना चबा सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश जो है ना 200 हाथियों को मारेगा, तो कौन सा देश है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो हरारे। तो कह रहा हाल ही में भूख से पीड़ितों लोगों को भोजन खिलाने के लिए जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। ठीक है। और विदित हो कि जिम्बाब्वे में भयानक सूखा पड़ा है, इसके कारण खाने के लिए क्या है, फसलें नहीं बची है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के अनुसार हाथियों को मारने का एक कारण उनकी आबादी को कंट्रोल करना भी है, और जिम्बाब्वे के जंगलों में 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन इस समय यहाँ हाथियों की संख्या जो है 84,000 से क्या है, तो अधिक है। यहाँ गजब हाथी है। चलिए आगे देखिए, आगे कर नामीबिया में सूखा संकट और जानवरों को मारने का आदेश। क्या कर रहा है कि नामीबिया में सूखा संकट और जानवरों को मारने का आदेश है। तो कह रहा है हाल ही में नामीबिया सरकार ने देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन मतलब मांस उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों मतलब पार्कों के हाथियों एवं दरियाई घोड़े सहित 700 से अधिक जो है जंगली जानवरों को मारने की क्या है, स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है। कौन सा देश, तो नामीबिया। ठीक है। आगे कह रहा है इन पार्कों में नामीब नोक्लुपट उद्यान, मंगेती राष्ट्रीय उद्यान, बाम्बरबटा राष्ट्रीय उद्यान, ममूद राष्ट्रीय उद्यान और नाकासा रूपारा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। विदित हो कि नामीबिया में 24,000 हाथियों सहित महत्वपूर्ण संख्या में क्या है, तो वन जीव है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है, और यह शुष्क दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में 100 वर्षों में सर्वाधिक सूखे की समस्या से क्या है, जूझ रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूखे के परिणाम स्वरूप देश के लगभग 84% खाद्य भंडार समाप्त हो गए हैं, तथा 2.5 मिलियन जनसंख्या में लगभग आधे लोगों को जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के दौरान उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। आगे कह रहा है स्वीडन से भूरे भालुओं की हत्या। स्वीडन में जो है ना क्या हुआ, तो भूरे भालू की जो है ना हत्या कर दिया गया। तो कह रहा है अगस्त 2024 में स्वीडन ने अपने शिकार सत्र के तहत लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की जो है ना योजना बनाई है। ठीक है। तो कह रहा है कि अगस्त 2024 में स्वीडन ने अपने शिकार सत्र के तहत लगभग 500 भूरे भालुओं को जो है ना मतलब भूरे भालुओं को मारने की योजना बनाई है। कौन सा देश, तो स्वीडन। और ये भूरे भालू सर्वाहारी होते हैं। ठीक है। और लगभग हर पौष्टिक चीज़ को क्या करते हैं, खा लेते हैं। चलिए आगे देखिए, इनका औसत मौसम, इनका जो है ना आहार मौसम के अनुसार, कह रहा है इनका आहार मौसम के अनुसार अलग अलग खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार क्या है, तो बदलता रहता है। और ये जो है रेगिस्तानी किनारों से लेकर
ऊंचे पर्वतीय जंगलों व बर्फ के मैदानों तक में रहते हैं और ये दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं और मनुष्य की तरह अपने हाथों से चीज़ें क्या उठा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो मिरिस्टिका दलदली पवित्र उपवन क्या है। मिरिस्टिका दलदली पवित्र उपवन क्या है, तो करा हाल ही में गोवा महाराष्ट्र सीमा से कुछ किलोमीटर दूर शोधकर्ताओं ने क्रुम्बाल में एक पवित्र उपवन मिरिस्टिका दलदली का वन की खोज की है, जिसे स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और यह मीठे पानी के दलदली वन का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से मिरिस्टिका की प्रजाति से बना है। विदित हो कि मिरिस्टिका कर्नाटक एवं केरल में पाए जाने वाली पौधे की एक प्रजाति है, जिसे IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में क्या है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और यह पौधा सदाबहार जंगलों में नदियों किनारे दलदली आवासों में उगता है। नेक्स्ट है, रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 स्थल शामिल हैं। ठीक है, तो रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 स्थल और शामिल हुआ है। तो कह रहा अगस्त 2024 में रामसर स्थलों की सूची में भारत के जो है 3 और स्थल क्या है, शामिल किए गए हैं। इसमें तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य, कांजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय शामिल है। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितना, 85। लेकिन फरवरी 2025 में जो है ना 4 और जोड़ा गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 89 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए, और इसके बाद कहाँ है, तो इसके बाद यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में जो है ना कितना है, तो 10 रामसर स्थल है। तमिलनाडु में इसके पहले कितना, 18 के बाद जो है 2 और शामिल हुआ, तो टोटल तमिलनाडु में कितना हो गया, टोटल ना 20 हो गया। ठीक है, फरवरी 2025 में जो है ना 4 और शामिल किया गया है। ठीक है, 2 तमिलनाडु, 1 झारखंड, एक और याद नहीं आ रहा है, एक और का है, स्टेट का है। ठीक है, आगे देखिए, आगे विदित हो कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को भारत के बिहार में स्थित 2 पक्षी अभयारण्यों नागी नकटी को रामसर साइट में सूची में शामिल किया गया है। बिहार का 2 और है, एक नागी और क्या है, नकटी है। आयकर विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि दोनों मानव निर्मित जलाशय जो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है, इनके जलग्रहण क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन जो पहाड़ियों से क्या है, घिरे हुए हैं। आगे कह रहा है कि रामसर साइट के बारे में कह रहा है कि रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व माना जाता है, जिसे द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के नाम से जानते हैं। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर जो है ना 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के तत्वाधान में रामसर ईरान में क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। तो वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। कौन सा, उत्तराखंड। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक शुरू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो प्रदेश की पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला अनूठा कदम है। इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा प्रयास शुरू करने वाला पहला जो है ना राज्य बन गया है। GEP सूचकांक हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 4 जरूरी तत्वों को जो है ना शामिल किया गया है, जिसमें वायु, जल, वन और क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर राज्य के पर्यावरणीय स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है। और GEP 2020 से 2022 तक के सापेक्ष डेटा के माध्यम से 0.9% की वृद्धि को दर्शाता है, जो विस्तार के साथ अनुकूल पर्यावरणीय रुझानों को क्या है, संकेत देता है। नेक्स्ट है, GEP की अवधारणा क्या है, तो कह रहा यह योजना पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा परिकल्पित की गई है और यह पर्यावरणीय सेवाओं को आर्थिक रूप से आर्थिक मूल्य के जो है ना साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने को जोर देती है और साथ ही पारिस्थितिकी प्रभाव को ठोस आधार पर भी प्रदान करती है। उत्तराखंड पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करने में GEP सूचकांक की शुरुआत के साथ विशिष्ट उदाहरण पेश कर रहा है और राज्य अपने नागरिकों को बेहतर कल को सुनिश्चित करते हुए अन्य राज्यों को भी इसके अनुसरण के लिए क्या है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद क्या है, तो कह रहा है कि 15 जुलाई 2024 को दक्षिण भारत में 2 पड़ोसी राज्य, एक कर्नाटक और क्या है, तमिलनाडु, फिर से कावेरी नदी जल के लिए जो है लड़ पड़े हैं। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां निर्णय लिया गया कि राज्य नदी का पानी तभी साझा करेगा जब कर्नाटक में क्या होगी, तो बारिश होगी। ठीक है, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस मुद्दे पर क्या है, सर्वदलीय जो है ना बैठक बुलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कावेरी नदी जल विवाद जो है ना किन 2 स्टेट के बीच है, तो याद रखिएगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा करंट अफेयर्स का होमवर्क।
पेज नंबर 96 से जो है ना 100 तक था, ठीक है। तो अगले क्लास में नेक्स्ट होमवर्क करेंगे। बाकी जो छूटा हुआ क्लास है, आपको जो सारा क्लास जो छूट गया है ना, वो सारा क्लास आपको करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, आपको लगता होगा ना कि क्लास हम जानबूझ कर नहीं ले रहे हैं, आपसे यार टेंशन लगता है, नहीं हमें क्लास लेना है, क्योंकि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता रहता है कि आज जो है ना क्लास जो होमवर्क है वो क्लास आएगा। आपको हम पहले टेलीग्राम पे 2-3 दिन पहले भी बताए थे, इसके पहले भी बहुत बार बताए हैं कि मम्मी का जो है ना थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा सा इधर उधर बिजी रहने के कारण जो है ना हम क्लास सही समय पे नहीं ले पा रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगा कि जो छूटा हुआ क्लास है, बाकी जो होमवर्क सीरीज का क्लास है, वो सारा जो है ना 2 से 3 क्लास पर डे अपलोड करके जो है ना आपका सारा हम कंप्लीट करा देंगे। और बाकी जो होमवर्क सीरीज का जो करेंट अफेयर्स का होमवर्क है, या तो स्टैटिक का है, या तो कोई भी टॉपिक जो छूटा हुआ है, बाकी प्रैक्टिस सेट है, ये सभी आपका जो है ना क्लास आपको कंटिन्यू बेसिस पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, क्लास को देखिए, और क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।